Hello students, this is Suraj Sahu, your co-guide, co-host. ठीक है, लास्टली हमने मोल कॉन्सेप्ट के लेक्चर्स में देख रखा है, हमने पढ़ा है, हमने सीखा है वेरियस कॉन्सेप्ट की मोल्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट हमने मोल का क्या कर रखा है, कवर कर रखा है। ठीक है, मोल का जो जितना हमारे पास कॉन्सेप्ट था वो सब में हम आपको इजीएस्ट वे पे डिलीवर करने की कोशिश की। अब जो पॉइंट आती है मोल कॉन्सेप्ट के बाद, हमने जो लास्ट में जितना भी मोल कॉन्सेप्ट कवर किया था वो किया था फॉर अ सिंगल सब्सटेंस, एक ही सब्सटेंस के बारे में किया था। हमने देखा कि हाँ भाई किसी केमिकल कंपाउंड का आपको मोल्स निकाल दो, उसके लिए आपको मास चाहिए होता है। मास अगर दिया है तो उसके मोलार मास से उसको डिवाइड कर दो, उसके मोल्स निकल जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में या आज के लेक्चर पे हम क्या कवर करेंगे। अगर आपको मिक्सचर दिया होता तो मिक्सचर क्या होता है, सपोज अगर मैं किसी भी मिक्सचर की बात करूं तो उसमें एक से अधिक एलिमेंट होंगे कि नहीं। मिक्सचर में एक से अधिक एलिमेंट होते हैं, तो एक से अधिक एलिमेंट अगर दिया है तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर पे हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, मोल्स परसेंट और मास परसेंट फॉर अ मिक्सचर ऑफ मिक्सचर, यहां पे मिक्सचर। ठीक है, दूसरा है एवरेज एटॉमिक मास, तीसरा है एवरेज मोलार मास और वेपर डेंसिटी। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम मिक्सचर की बात करते हैं। ठीक है, जो भी हमारा मिक्सचर है इसको यहां तक रख देते हैं, ऐसे करके इसको बाद में निकाल दिया जाएगा। तो हम जो मिक्सचर की बात कर रहे थे, अपन मोल्स एक ही कंपाउंड के लिए खेल जाते हैं, सही शॉर्ट आंसर आ रहा था। लेकिन अब अगर मैं मिक्सचर की बात करूं तो किसी भी मिक्सचर की बात करूं तो किसी भी मिक्सचर में दो या दो से अधिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। या तो मिक्सचर दो टाइप के होते हैं जो आपको 10th में पढ़ाया गया है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड होमोजीनियस मिक्सचर। ये दो मिक्सचर के बारे में आपको 10th में पढ़ाया गया। पहला है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर, दूसरा है आपका होमोजीनियस मिक्सचर। तो ये दोनों केस को अपन कवर करेंगे। पहले अपन हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिनमें की दो केमिकल सब्सटेंस को बाय एनी फिजिकल मींस मिक्स किया गया होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं मिक्सचर है उसमें दो सब्सटेंस हैं ए और बी। क्या है, दो सब्सटेंस है ए और बी। अगर इसके लिए, इस मिक्सचर के लिए आपको अगर मोल परसेंट कैलकुलेट करना है, क्या करना है, मोल परसेंट ऑफ ए कैलकुलेट करना है या मोल परसेंट ऑफ बी कैलकुलेट करना है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इस केस में आपको कुछ चीजें पता होगी। पहले तो ये अगर कंपाउंड मिक्सचर है तो आपको ये पता होगा इसमें कौन से कंपाउंड्स होते हैं, कौन कौन से कंपाउंड का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो उस हिसाब से आप अगर ये कंपाउंड ए है, ये कंपाउंड बी है, तो इसका आपको क्या पता होगा, मास पता होगा। ए और बी का क्या पता होगा, मास पता होगा। तो मैं अगर मास को WA लिख लेता हूं इसके लिए, कंपाउंड ए के लिए, और कंपाउंड बी के लिए मैं मास को W भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो अगर आपको मास पता है तो आप मास कैसे पता होगा, मोलार मास बाय नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर मास पता है आपको तो आप मोल्स भी निकाल सकते हैं। तो मैं मान के चलता हूं कि ये ए कंपाउंड जो है उसके मोल्स जो है Na हैं और बी कंपाउंड के मोल्स जो है वो है Nb। क्या है, मोल्स Na है और मोल्स है Nb। तो आप जो मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, मोल परसेंट या मास परसेंट की बात कर रहे हैं, तो मास परसेंट ऑफ ए या मोल परसेंट ऑफ ए आप कैसे निकाल सकते हैं। मास परसेंट ऑफ ए इज इक्वल, मास परसेंट ऑफ ए इज इक्वल, देखिए इस टोटल मिक्सचर में ए कितना है वो कैसे पता करेंगे। अगर आपको मिक्सचर का मास पता है और उसमें से ए निकाल दिया जाए, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो अगर आपको मास ऑफ ए पता है, मास ऑफ ए बाय टोटल मास कर दिया जाए इनटू 100, तो आपको मास परसेंट मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं। इस कॉन्सेप्ट से हमको मास परसेंट ऑफ ए मिल जाएगा। तो इसके हिसाब से अगर मेरा WA है मास,
तो मास के हिसाब से इसका जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या होगा, आप ए के लिए निकाल रहे हैं तो डब्ल्यू ए बाय टोटल मास कितना होगा, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100, ये होगा आपका मास परसेंट ऑफ ए। सिमिलरली मास परसेंट ऑफ बी के लिए आपको यहाँ पे बस डब्ल्यू बी लिखना है, बाकी सेम डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100, मास परसेंट इस तरह से आप निकाल सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन, दूसरा जो सवाल है आपका मोल परसेंट, तो मोल परसेंट निकालने के लिए आपको इसका मोल्स पता होने चाहिए, ठीक है। मोल परसेंट ऑफ ए अगर आपको निकालना है तो वही फॉर्मूला होगा मोल ऑफ ए बाय टोटल मोल्स इनटू 100। तो अगर मैं ए की बात कर रहा हूं तो ए का मोल कितना है, एन ए है, ए का मोल कितना है एन ए, तो एन ए बाय टोटल मोल एन ए प्लस एन बी इंटू 100, ये बात ठीक। उसी तरह से अगर एन बी के लिए आप निकालना चाहते हैं मोल्स परसेंट ऑफ बी, तो एन बी बाय एन ए प्लस एन बी इंटू 100, सिंपल सा। इसको आप क्वेश्चंस में ही इसको डील कर सकते हैं। जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो एक क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उस क्वेश्चन में आप इसका इंटरप्रिटेशन देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, इंटरप्रिटेशन, हम कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, आपको निकालने में आसानी होगी। इसी कारण से मैं एक कंपाउंड ले लिया ए कंपाउंड बी, उसका मास है डब्ल्यू ए, इसका मास है डब्ल्यू बी, इसका मोल है एन ए, इसका मोल है एन बी, सॉल्व कर दिया बस इस तरह से। यहाँ पे एक छोटी सी चीज है जो आपको मैं बताना चाहूंगा और वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हम कंसंट्रेशन टर्म्स में भी पढ़ेंगे तो घबराने की बात नहीं है। तो मोल फ्रैक्शन जो भी होगा, नाम सजेस्ट करता है, देखिए नाम क्या बता रहा है, किसी भी मोल का फ्रैक्शन, किसी भी मोल का फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए उस, सपोज ने ए के लिए निकाला तो उस फ्रैक्शन एन ए बाय टोटल मोल्स कर दिया जाएगा, तो उसका मोल फ्रैक्शन भी निकाला जा सकता है। क्लियर, समझ में। अब आपका जो दूसरा टॉपिक है वो है एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास। तो हमको कुछ चीजें मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या एवरेज एटॉमिक मास कभी फ्रैक्शनल हो सकता है? क्या एटॉमिक मास कभी फ्रैक्शनल हो सकता है? बताइए, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर आप बोलते हैं नहीं हो सकता तो ये क्लोरीन 35.5 क्या है, फ्रैक्शन में है ना, ये क्या है, ये है उसका एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास किस कंपाउंड्स के लिए किस एलिमेंट्स के लिए एग्जिस्ट करता है? एवरेज एटॉमिक मास उस एलिमेंट्स के लिए एग्जिस्ट करता है जिनमें क्या हो, उनके कोड्स या उस प्योर एलिमेंट के साथ उसका कोई आइसोटोप्स भी प्रेजेंट हो। ठीक है, ये जो पॉइंट वाले मास निकल के आते हैं वो उन एलिमेंट्स के होंगे जिनमें उनके आइसोटोपिक मास भी होंगे, ऐसे एलिमेंट्स जिनमें उनके आइसोटोप्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो एक नॉर्मल सा एग्जांपल है, हम पहले हेडिंग डालते हैं और फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे क्या है वो एक्चुअली। देखिए, अगर मैं एवरेज एटॉमिक मास की बात कर रहा हूं, एवरेज एटॉमिक मास, अगर मैं एवरेज एटॉमिक मास की बात कर रहा हूं तो हमको पता है एटॉमिक मास कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। तो फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, तो मैंने जो भी एग्जांपल दिया आपको क्लोरीन का जो है वो होता है 35.5। ये क्या स्ट्रक्चर है, ये क्या लफड़ा हो रहा है यहाँ पे भाई साहब? तो ये जो मास है, ये मास एक्चुअली उसके आइसोटोप्स की प्रेजेंस से होता है। ठीक है, तो जब हम आइसोटोप्स का एवरेज निकाल रहे हैं, ये मैथ्स वाला एवरेज नहीं है बच्चा लोग, मैथ्स में हम क्या करते हैं, दो मास है, जैसे क्लोरीन का होता है 35 और क्लोरीन होता है 37, इसको आप ऐसे कर दो 35 + 37/2। ठीक है, ऐसे करते हैं एवरेज, नाम सुनने दिमाग में यही आता है। लेकिन यहाँ पे हम उस हिसाब से कैलकुलेट नहीं करते, यहाँ पे हम दूसरे हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। अब आप 11th में 10th वाला कॉन्सेप्ट ना लगाइए, ठीक है। तो इसके लिए एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है हम सीखेंगे। पहले हम मान के चलते हैं कि मेरे पास कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं,
C12, C13, C14। उसी हिसाब से अभी जो मैं क्लोरीन डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ, क्लोरीन के दो होते हैं Cl35, Cl37 होते हैं। तो अब अगर आपको कोई भी अर्थ से कुछ मिला और एक को मिला, मान लेते हैं वो और किसका था, कार्बन का था, तो उस कार्बन में ये तीनों चीजें प्रेजेंट होंगी, उस ओर में ये तीनों चीजें प्रेजेंट होंगी। इनका जो परसेंटेज होता है वो होता है यहाँ पे 99.1, सॉरी 99.5, यहाँ पे होता है ये, इसको अपन लेते हैं 0.5 और इसको लेते हैं अपन 0.5। सही नहीं है ना, इसको 99% ले लेते हैं, ठीक है। मान के चलिए ये 99% है, ये 0.5% में पाया जाता है, ये इसकी एक्सेक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये 99% है, ये 0.5 है और ये 0.5% में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन ये कम होता है, सेम इक्वल नंबर पे नहीं होता। सपोज समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर ये तीन है तो ये जो है, ये जो परसेंटेज है, इसको हम बोलते हैं परसेंटेज एबंडेंस। क्या बोलते हैं, परसेंटेज एबंडेंस। कितना प्रेजेंट है वो उस एलिमेंट में, एक एलिमेंट का आइसोटोप कितना प्रेजेंट है उस एलिमेंट में, उसको बोलते हैं परसेंटेज एबंडेंस। और परसेंटेज एबंडेंस को मोल्स भी बोला जा सकता है, कितना मोल परसेंट भी बोला जा सकता है, मोल परसेंट बोला जा सकता है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, किसी भी मिक्सचर, ये देखिए कंपाउंड, ये कंपाउंड है जिसमें तीन मिक्सचर हैं, ठीक है। तीन मिक्सचर का अगर मैं इसका निकालूं तो उसको हम मोल परसेंट बोल सकते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये Na हो सकता है, ठीक है, तो मोल परसेंट होगा। उसी तरह से अगर मैं दूसरे इस कंपाउंड की बात करूं तो ये लोग 75% इस 25% होता है, ये उसका परसेंटेज एबंडेंस है। समझ में आ रहा है? तो देखिए, अगर मैं यहां से कैलकुलेट करने की कोशिश करूं एवरेज एटॉमिक मास, तो एवरेज एटॉमिक मास हमने अभी मोल परसेंट का फॉर्मूला देखा, मास परसेंट का फॉर्मूला देखा। मास परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आपको जिस मास चाहिए बाय टोटल मास इनटू 100। तो अगर एवरेज एटॉमिक मास उसी बेसिस पे निकालने की कोशिश करें, तो अगर इसका निकालना है तो कैसे निकालेंगे, उसी फॉर्मूले पे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, आप उस थोड़ा सा चेंज को पहले समझते हैं। ये तो आप जनरलाइज, मैं ये एग्जांपल लेके समझा रहा था, अब मैं इसको क्या करता हूँ, एक जनरलाइज्ड वे पे लिख देता हूँ, एक जनरलाइज्ड वे। तो अपन इसका लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इसके कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो कोई भी एक एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स जेड ए, यहाँ पे ए रिप्रेजेंट किया जाता है, मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं एम से, क्योंकि हमको मास ही चाहिए, एटॉमिक मास है, लेकिन मैं उसको, ये जो एम है कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये उसका एटॉमिक मास है, ठीक है। तो अब देखिए, इसके अगर दो आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन जैसा है, तो दो आइसोटोप्स हैं, तो यहाँ पे X1, यहाँ पे X2। आइसोटोप्स का क्या चेंज है, मास नंबर डिफरेंट है, तो यहाँ पे मैं M1 ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं M2 ले लेता हूँ, ठीक है। लेकिन इसका एटॉमिक नंबर जो है वो दोनों का Z है, ठीक है। तो अगर इसके लिए सपोज मैं मान के चलता हूं इस एलिमेंट में इसका परसेंटेज अबंडेंस, या आप बोल सकते हैं मोल परसेंट, मोल जो है वो मैं ए लेता हूं, इसका मोल जो है ए है, इसी तरह से इसका मोल है बी, उसी तरह से इसका मोल क्या है बी। तो मास कितना होगा, आप मास निकाल सकते हैं, अगर आपको मोल दिया है तो आप मास निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं अपन, मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलार मास निकालते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से मोल इनटू मास होगा, यहां M2B होगा। तो
उसी हिसाब से अब आप अगर एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए एवरेज एटॉमिक मास, आपको किसका एवरेज एटॉमिक मास चाहिए बताइए? इन दोनों का एवरेज एटॉमिक मास चाहिए हमको, तो इन दोनों का मास बाय टोटल मोल्स कर दीजिए, M1A प्लस M2B बाय A प्लस B, ये आपका होगा एवरेज एटॉमिक मास। तो इसी तरह से अगर आप कैलकुलेट करते हैं इसका, इस फॉर्मूले में इसका, तो यहाँ पे देखिए मैं मान लेता हूँ, मैं क्या मान लेता हूँ, इसको 75% इसका मोल मान लेता हूँ, ठीक है, और इसका मास निकालते हैं, ये मोल्स हो गया, और इसका मास कितना होगा, M1 इंटू ए 35 इंटू 75 और मोल्स इतने हो गए, और इसको अगर मैं चाहूं तो लिख सकता हूं 37 इंटू 25। तो इसके लिए अगर मैं एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करता हूं तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, 35 इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25 डिवाइडेड बाय आपका होगा A बाय B, मतलब 75 प्लस 25। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 35.5। देखिए सॉल्व कीजिएगा, इसको आएगा ही आएगा। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट जिसमें आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं उसके लिए हम आइसोटोपिक मास निकाल सकते हैं। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है, एक चीज आपको ध्यान में रखना है, ये आप लिख लीजिए, हो गया, निकाल देते हैं इसको। एक चीज आपको ध्यान में रखना है, अगर आप किसी भी फॉर अ सिंगल सब्सटेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, इसके लिए किसी भी सिंगल सब्सटेंस के लिए आप क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो किसी भी सिंगल सब्सटेंस के लिए आपका नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, किसी भी सिंगल सब्सटेंस के लिए नंबर ऑफ मोल्स होगा मास ऑफ द सब्सटेंस, मास ऑफ द सब्सटेंस बाय मास ऑफ द सब्सटेंस बाय मोलार मास। ये किसी भी एक सिंगल सब्सटेंस का, इसको जो अभी हमने पहले ही पढ़ा है, ठीक है। उसी तरह से अगर आपको किसी भी सिंगल सब्सटेंस के लिए आपको अगर मोलार मास कैलकुलेट करना है, मोलार मास कैलकुलेट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, मास ऑफ द सब्सटेंस बाय नंबर ऑफ मोल्स, मास ऑफ द सब्सटेंस बाय नंबर ऑफ मोल्स, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर आपको किसी भी मिक्सचर के लिए कैलकुलेट करना है, फॉर अ मिक्सचर, अगर आपको मिक्सचर किसी के लिए कैलकुलेट करना है तो मिक्सचर के लिए आपका एवरेज मोलार मास कितना होगा, एवरेज मोलार मास, मोलार मास नंबर ऑफ मोल्स का निकाला जा सकता है। तो एवरेज मोलार मास क्या होगा, मोल्स, एवरेज मोलार मास, मास ऑफ द सब्सटेंस है यहाँ पे, तो ये होगा आपका मास ऑफ द मिक्सचर, बाय, यहाँ पे अपने नंबर ऑफ मोल्स लिखा है तो यहाँ टोटल मोल्स ऑफ द मिक्सचर। समझ में आया, क्लियर है कॉन्सेप्ट, पकड़ में आता है, ठीक है। तो जो भी एटॉमिक मास है किसी भी एलिमेंट का, वो फ्रैक्शनल नहीं होता। अगर वो फ्रैक्शनल है भी, अगर हम बोलते हैं वो फ्रैक्शनल कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर वो फ्रैक्शनल है, जैसे पॉइंट में है, तो ये मास जो है वो उसके आइसोटोप्स की वजह से, किसकी वजह से, आइसोटोप्स की वजह से, ड्यू टू इट्स आइसोटोप्स, याद रखने वाली चीज। क्लियर है, समझ में आया? अब नेक्स्ट, एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज क्वेश्चन आप लिखिए, बोरोन, ठीक है, बोरोन
नेचर में एग्जिस्ट करता है वो अपने दो आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करता है। बोरॉन अपने दो आइसोटोपिक नेचर पे एग्जिस्ट करता है, एक है बोरोन 10 और दूसरा है बोरोन 11। एक है बोरोन 10 और एक है बोरोन 11। अगर मैं एटॉमिक मास ऑफ द बोरोन, इसका एटॉमिक मास 10.8 AMU ले लेता हूँ, कितना ले लेता हूँ 10.8 AMU इसका, तो ये दो आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करता है। आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है मोल परसेंट। क्या कैलकुलेट करना है? मोल परसेंट। कैलकुलेट यहाँ पे लिख देता है मोल परसेंट ऑफ बोरोन 10 एंड बोरोन 11। सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जैसे हमने मोल्स परसेंट की बात देखी, क्या होगा, ये इसी से सवाल है। बोरॉन यहाँ पे है आपका 10.8, ये दो आइसोटोप्स हैं इसमें, एक है बोरॉन 10 और एक है बोरॉन 11, एक है बोरॉन 10 और एक है बोरॉन 11। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं, कुछ दिया है, मोल्स दिया है, मास तो पता है, मोल्स तो नहीं दिया, ठीक है, मास पता है लेकिन मोल्स नहीं दिया, तो कैसे करें? तो हम मान के चलते हैं कि जो मोल परसेंट है, लेट मोल परसेंट जो है उसको मैं x मान लेता हूं। ये अगर x है तो दूसरा कितना होगा 100 माइनस x। टोटल अगर 100% का खेल चल रहा है, अब यही मानिए, तो एक x है तो दूसरा 100 माइनस x, तो उस हिसाब से इसका मोल्स इनटू मास होता है। मास कैसे निकालते हैं? मोल इनटू मास, तो मोल इनटू मास होगा 10x, और उसी हिसाब से ये होगा 11 इंटू 100 माइनस x होगा। तो अब आपको क्या निकालना है? एवरेज कैलकुलेट मोल परसेंट, या आप मोल परसेंट निकाल सकते हैं या एवरेज एटॉमिक मास। तो आपको मोल परसेंट चाहिए। आपको अगर मोल परसेंट ऑफ B10 निकालना है, आप उसी तरह से एवरेज भी निकाल सकते हैं। अगर आपको मोल परसेंट ऑफ B10 निकालना है तो मैंने बताया था मोल्स, फॉर्मूला क्या था? मोल्स n, आपका फॉर्मूला क्या था याद करिए। मोल परसेंट निकालने के लिए Na बाय WA प्लस WB, अरे Na प्लस NB इंटू 100 किया जाता था, करते थे, ठीक है। तो उस तरह से Na आपका क्या है? ये है Na तो x बाय कितना होगा? Na प्लस NB, तो आपका देखो नंबर ऑफ मोल्स इनटू A, मोल परसेंट निकालने के लिए, तो Na तो आपका 10x है बाय Na प्लस NB, 10x प्लस 11 इंटू 100 माइनस x, आपका वैल्यू निकल जाएगा। x कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे मोल परसेंट निकालने के लिए एवरेज एटॉमिक मास, इसका एक मास दे रखा है। क्या दे रखा है? एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है। तो अगर एवरेज एटॉमिक मास आपका दे रखा है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? m एवरेज के साथ आप अगर इसको इक्वेट कर दें, ठीक है, किसी का भी मोल निकालना है x में निकलेगा, तो x में टोटल, अगर आप सिर्फ B10 का निकालेंगे तो ऐसे, अगर आपको टोटल एवरेज m एवरेज निकालना है, एवरेज मोलार मास m एवरेज निकालना है, तो आपको 10x प्लस 11 इंटू 100 माइनस x बाय 100 कर देना पड़ेगा। ये m एवरेज आपका है 10.8। इसको जब आप इक्वेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको मोल परसेंट ऑफ B10 चाहिए तो इस फॉर्मूले से आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे एक एवरेज मास देख रखा है, आइसोटोपिक मास दे रखा है, तो उससे ये हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट, आपको दूसरा जो है एवरेज मोलार मास ऑफ गैसियस मिक्सचर,
एवरेज मोलार मास ऑफ गैसियस मिक्सचर। एवरेज मोलार मास ऑफ गैसियस मिक्सचर। तो अभी तक जो हमने काम किया वो हेट्रोजीनियस पे, वो सॉलिड्स के साथ खेल रहे थे। अगर मैं ये जो गैसियस मिक्सचर की बात है, ये सिर्फ होमोजीनियस मिक्सचर में काम आती है। किसमें काम आती है? होमोजीनियस मिक्सचर पे एप्लीकेबल होती है। तो होमोजीनियस मिक्सचर पे कैसे एप्लीकेबल होती है? जैसे कि कोई सा एक होमोजीनियस मिक्सचर उठा लेते हैं, मैं उठा लिया एयर को। क्या उठा लिया? एयर। एयर तो विभिन्न विभिन्न प्राणी प्रकार के गैसेस हैं। N2 है, SO2 है, CO2 है, O2 है, H2 है, पता नहीं क्या क्या है। ठीक है, गंध फैला रखी है एयर में। ठीक है, तो इसमें पता नहीं क्या क्या है। तो इस मिक्सचर को आप एवरेज मोलार मास कैसे कैलकुलेट किया? एवरेज मोलार मास कैसे कैलकुलेट किया? तो इसका भी फॉर्मूला वही होगा, M एवरेज। एवरेज मोलार मास को मैं M एवरेज लिख रहा हूं। M एवरेज होगा टोटल मास ऑफ द मिक्सचर। टोटल मास ऑफ द मिक्सचर, मिक्सचर का टोटल मास बाय टोटल मोल्स ऑफ द मिक्सचर। टोटल मोल्स ऑफ द मिक्सचर। इसको आप एक शॉर्ट फॉर्म में भी याद रख सकते हैं। मास को अपन WT लिख सकते हैं, मास टोटल बाय टोटल मोल्स को आप NT लिख सकते हैं। इस तरीके से भी आप इसको क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसका अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो हमको, इसका अगर हम क्वेश्चन करते हैं इस कॉन्सेप्ट का, तभी हमको समझ में आने वाला है। तो क्वेश्चन लिखिए, इसको हम एक जनरलाइज्ड फॉर्मूले में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो जनरलाइज्ड फॉर्मेट क्या है इसका? अगर एक होमोजेनियस मिक्सचर है, उसमें गैस है, इसको मैं नाम दे रहा हूं गैस 1, इसको नाम दे रहा हूं गैस 2। दो गैस, गैस 1 गैस 2। तो गैस 1 का मोलार मास, गैस 1 का मोलार मास को मैं मान के चलता हूं ये है आपका कैपिटल M1। उसी तरह से इसका होगा M2 मोलार मास। अब इसके मैं मोल्स को मान के चलता हूं, जो मोल्स प्रेजेंट है इसमें M1 और इसका है M2। क्लियर? मोलार मास, मास, मोल्स। तो सिर्फ मास निकाला जा सकता है। कैसे? पहला वाला जो फॉर्मूला है, ठीक है, तो पहला वाला फॉर्मूला को कीजिए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलार मास। तो उससे आप मास निकाल सकते हैं। मास का फॉर्मूला होगा M1 कैपिटल M, M1 N1 M2 N2 निकल गया। तो अब अगर आपको मास ऑफ द मिक्सचर चाहिए, अभी जो हमने फॉर्मूला लिखा, मास ऑफ द मिक्सचर अगर आपको चाहिए, तो मास ऑफ द मिक्सचर क्या था? टोटल मास ऑफ द मिक्सचर। टोटल मास ऑफ द मिक्सचर, ठीक है, तो मास ऑफ द मिक्सचर है M1 N1 प्लस M2 N2 बाय टोटल मोल्स ऑफ द मिक्सचर। मोल्स है N1 प्लस N2। ये आपका फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन बस समझने की, सपोज मैं एयर मान के चलता हूं। एयर में दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन। जो हमारे काम ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारे हैं, लेकिन हम दो मान के चलते हैं, एक है नाइट्रोजन और एक है ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये 75 मोर देन 75% होता है और ये मोर देन 21% होता है। तो इसको हम आसान करने के लिए मैं मान देता हूं ये है 80% और ये है 20%। कितना है? 80% बाय 20%। तो इसका एवरेज मोलार मास कितना होगा?
एवरेज मोलार मास कैलकुलेट करिए, एवरेज मोलार मास। तो इसके लिए आपको कुछ पता होना चाहिए, पहले क्या पता होना चाहिए, इसका मास कितना है 32, एक के लिए 16, दो के लिए 32। उसी तरह से नाइट्रोजन का मास कितना है 28। अभी मैं बताया था ये परसेंटेज अबंडेंस को आप क्या ले सकते हैं, मोल्स ले सकते हैं। तो इसका मोल्स जो है वो है 20 और इसका मोल्स जो है 80। तो अब एवरेज मोलार मास अगर इसका कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था आपका, एवरेज मोलार मास, एवरेज मोलार मास कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था, मोल्स इनटू मास। देखिए मोल्स इनटू मास, मोल्स इनटू मास है कि नहीं। एवरेज मोलार मास या मास ऑफ द मिक्सचर, आप यहाँ पे एवरेज मोलार मास लिखा होना या मास ऑफ द मिक्सचर, आपको जो भी लिखना है लिख लीजिए। तो एवरेज मोलार मास कैलकुलेट करने का है m1 32 into 20 plus 28 into 80 by 20 plus 8 कैलकुलेट कर लीजिए। सही शॉर्ट, ठीक है, समझ में कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका वेपर डेंसिटी। क्या है वेपर डेंसिटी। ये थोड़े कंफ्यूजिंग से लगे हुए होंगे आपको, लेकिन आप इसको एक से अधिक बार प्रैक्टिस तो कीजिए, इससे सरल कोई नहीं है, इससे सरल कोई भी टॉपिक नहीं, ठीक है। वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी जिसको हम VD भी बोलते हैं, ये एक्चुअली होता क्या है, वेपर डेंसिटी किसी भी गैस का हम कंपेयर करके निकालते हैं, ये कंपैरिजन की वैल्यू होती है। और इसको किसी भी गैस का वेपर डेंसिटी हम हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करके निकालते हैं। तो इसको लिखिए डेंसिटी ऑफ अ गैस, डेंसिटी ऑफ अ गैस विथ रेस्पेक्ट टू, डेंसिटी ऑफ अ गैस विथ रेस्पेक्ट टू density of hydrogen at same temperature and pressure। ये कंडीशन नेसेसरी है बच्चा, कंडीशन नेसेसरी है, टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए, एसटीपी पे होना चाहिए, वरना हम वीडी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो वीडी का फॉर्मूला निकल के आएगा वेपर डेंसिटी, density of gas by density of hydrogen at ST, standard temperature and pressure। ठीक है, तो ये हम कैसे रिलेट करते हैं, हम ये कहां से निकाले, ये क्या चीज है, कहां से अचानक से कैसे बीच में टपक पड़ा, ये निकला कहां से, ये निकला है आइडियल गैस इक्वेशन से। जो आपका मोल्स में खेलते थे ना, मोल्स में खेलते थे आइडियल गैस इक्वेशन से, तो आइडियल गैस इक्वेशन से निकला जो है PV = nRT, ये आपका आइडियल गैस इक्वेशन है, PV = nRT। यहाँ पे मोल्स दिख रहा है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, PV मोल्स के जगह मैं लिख सकता हूँ मास अपॉन मोलार मास, मास अपॉन मोलार मास, मोल्स = गिवन मास अपॉन मोलार मास R/T लिखा जा सकता है, ठीक है। तो मास और मोलार मास को मैं इस तरह से रिप्रेजेंटेशन भी दे सकता हूँ, PV = मास को W और मोलार मास को M दिया जा सकता है, ठीक है। तो अब कुछ यहाँ पे हमको कुछ करना नहीं है, हमको क्या करना है, ये M अगर इधर चला जाए तो ये V इधर आ जाएगा, तो PM = WV/T, ये क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम कैन आल्सो बी रिटन एज डेंसिटी, मास ऑफ द वॉल्यूम को हम किस में लिख सकते हैं, डेंसिटी में लिख सकते हैं। तो इसको अगर
इसको अगर मैं इधर लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ये इक्वेशन आपका कुछ इस तरह बन के आएगा, Pm इज इक्वल टू डी आर टी। देखिए डेंसिटी आर टी, तो वेपर डेंसिटी क्या होगा, अगर आपको किसी भी चीज का वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करना है तो वो Pm ऑफ द गैस बाय आर टी। देखिए अब यहां से आप डी निकाल लीजिए, डी क्या होगा, Pm बाय आर टी। यही फॉर्मूला अगर आप वेपर डेंसिटी के लिए पुट करते हैं तो मैं कुछ कहां का मिटा देता हूं, वेपर डेंसिटी का डेफिनेशन मिटा देते हैं, ठीक है, अरे पूरा ही मिटा देते, ये तो आप लिख ही चुके होंगे, ठीक है। तो Pm डी निकल गया। अब आप अगर वेपर डेंसिटी निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो Pm of gas by RT by Pm of हाइड्रोजन by RT होगा, ठीक है। तो RT RT निपट गया, Pm निपट गया, बचा क्या, M गैस by M H2 बचा ये, ठीक है। M क्या था, ये है मोलार मास, M is what, मोलार मास। M क्या है आपका, मोलार मास। तो इस हिसाब से आप वेपर डेंसिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2, कितना होता है 2, तो आप वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलार मास ऑफ गैस बाय 2 लिख सकते हैं। या आपको अगर मोलार मास ऑफ किसी गैस भी चाहिए, आप यहां से वेपर डेंसिटी इनटू 2 इज इक्वल टू m गैस, ये आप मोलार मास लिखते हैं, गैस है तो वो मॉलिक्यूल होगा, हमेशा गैस मॉलिक्यूल्स के स्टेट में स्टेबल होते हैं, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास। क्या लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास। तो किसी भी वेपर डेंसिटी इनटू ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले आपके इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, समझ में। तो आप अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहते हैं तो वेपर डेंसिटी इनटू 2, अगर आप वेपर डेंसिटी निकालना चाहते हैं तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस बाय 2 कर सकते हैं। ये तो था एक कोई सा भी एक मॉलिक्यूल के लिए। अगर गैसेस के मिक्सचर्स आ गए, ये तो किसी भी सिंगल सब्सटेंस के लिए, ये फॉर सिंगल सब्सटेंस के लिए था। अगर इसी तरह से किसी भी गैस का मिक्सचर टपक पड़ा, क्या किया जाएगा, देखिए मिक्सचर अगर टपक पड़ता है आपके सामने, तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। यहाँ पे कोई मिक्सचर है, सपोज मिक्सचर में दो गैसेस ले लेते हैं, यहाँ पे है O2 और यहाँ पे O3, O2 ऑक्सीजन O3 ओजोन, और इनका जो मोल है वो 2:1 रेशियो है। कितने रेशियो है, 2:1 रेशियो है। तो इसका आप पहले क्या निकाल लेंगे, एवरेज मोलार मास निकालेंगे, एम एवरेज तो बड़ी आसानी से निकलेगा। देखो ये 2:1 रेशियो में, तो ये 32:2 रेशियो को भी आप मोल्स ले सकते हैं, ठीक है। और ये है कितना, 48 प्लस 48 इंटू 1 बाय 2:3 मतलब 5 है, क्या लिख दिया भाई, 3 5 कैसे, 2 + 1 3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए, इसका जो मास निकल के आएगा वो होगा 112/3, ठीक है, इतना निकल के आएगा। अब आपको m मोलार मास ऑफ द गैस पता है, m एवरेज मोलार मास, इसको आप m एवरेज भी लिख सकते हैं, एवरेज मोलार मास लिख सकते हैं, या मोलार मास भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये आपका m एवरेज है। तो आप अगर यहाँ से वेपर डेंसिटी निकालना चाहें तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू 112/3/2 निकाला जा सकता है, वेपर डेंसिटी किसी भी मिक्सचर का। तो मिक्सचर के लिए आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, उसका m एवरेज निकालना पड़ेगा, उसके बाद उस m एवरेज को m मास की जगह पे पुट करना पड़ेगा। क्लियर, समझ में आ, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, इसके बाद जो आपका कॉन्सेप्ट है,
कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है एक्चुअली। अब कॉन्सेप्ट तो हम पढ़ेंगे नहीं अभी हम क्या करेंगे, एक दो एग्जांपल्स के साथ डील कर लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो पहले आप क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखिए, calculate the composition of the gaseous mixture. Calculate the composition of gaseous mixture. Calculate the composition of the gaseous mixture containing NO and NO2 containing NO and NO2। यहाँ पे मैं ज्यादा डिफरेंस नहीं ले रहा हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन में आसानी हो। whose average molar mass is 38 एक मिक्सचर आप पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आसान सा सवाल है, इसमें सॉल्व कर लेते हैं। इसका ये जो 28 दिया है ये है एम एवरेज, ठीक है, एम एवरेज दे रखा है। तो इसमें NO है और NO2 है, NO है NO2 है। तो इसका आपको क्या पता होना चाहिए, मास पता होना चाहिए कितना होता है इसका। मैं इसमें मोल्स को मान लेता हूँ, मोल्स नहीं दिया तो वही x और ये होगा 100 माइनस x। तो इसका मास कितना है, NO का मास कैलकुलेट करके बताइए। 14 16 कितना होगा, अरे 30 46। तो इसका m एवरेज कितना निकल के आएगा, m एवरेज कितना निकल के आएगा। m एवरेज का फॉर्मूला होता है आपका x into 30 प्लस 46 into 100 माइनस x अपॉन 100 ये होगा। तो ये जो m एवरेज की वैल्यू है आपको दे रखी है 28 is equal to x into 30 plus 46 into 100 माइनस x by 100। ठीक है, सॉल्व करके आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। ठीक है, करिए करिए जल्दी। यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 50%। कितनी आएगी, 50%। समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे दूसरा क्वेश्चन करने से पहले डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट माय चैनल। I really appreciate your comments and subscription। ठीक है, क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में। और एक क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट, और एक क्वेश्चन किया जाए, लिखिए कैलकुलेट द, निकालना पड़ेगा यहाँ से। अच्छा, कैलकुलेट द मास परसेंट, कैलकुलेट द mass percent of each gas, mass percent of each gas in an mixture, calculate the mass percent, calculate the mass percent in a mixture containing SO2 containing SO2 and O2, containing SO2 and O2 having M average, having M average 50। पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक मिक्सचर है जिसमें दो चीजें हैं SO2 and O2, ठीक है। इस मिक्सचर का m एवरेज दे रखा है, m एवरेज इक्वल टू 50। अब आपको क्या बोला, कैलकुलेट द मास परसेंट, मास परसेंट निकालने के लिए। तो मास परसेंट निकालने के लिए पहले आपको m एवरेज निकालना पड़ेगा। तो m एवरेज, अब यहाँ से मास को मैं ले लेता हूँ x, क्या ले लेता हूँ x ग्राम। तो ये कितना होगा, ये 100 माइनस x ग्राम होगा,
ठीक है, तो इसी तरह से अगर मैं एम एवरेज निकालने की कोशिश करूं, ये मिक्सचर है इसका, गैसेस मिक्सचर का, गैसेस मिक्सचर का मैं आपको फॉर्मूला बताया था एम एवरेज कैलकुलेट करने का, एम एवरेज इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द मिक्सचर, जिसको हमने लिखा था W2 बाय क्या था, और एक टोटल मोल ऑफ द मिक्सचर। तो आप इस फॉर्मूले में पुट कर लीजिए, मास है आपका कितना, टोटल वेट 100 ग्राम है, 100 ग्राम ले लीजिए इसको, और जो मोल या मास आपको निकालना है, मोल निकालने के आप यहाँ पे मोल्स निकाल लीजिए पहले। तो मोल्स होगा SO2, तो x बाय 64 होगा कि नहीं, x बाय 64 किसको समझ में नहीं आया, x बाय 64 देखो किसको समझ में नहीं आया, x बाय 64 कैसे आता है ये, मोल्स n इज इक्वल टू W बाय मास, मोलार मास, m मास, ठीक है, तो m मास n नहीं पता, ये पता है x ग्राम बाय मोलार मास, SO2 का मोलार मास कितना 64, क्लियर है। उसी तरह से ये 100 माइनस x बाय O2 32, इसको आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, x बाय 64 प्लस 100 माइनस x बाय 32, सॉल्व कर लीजिए, आपका एवरेज निकल जाएगा, बड़ा आसान है, लेकिन कॉन्सेप्ट पकड़ में आने से बड़ा आसान, ठीक है, क्लियर है। जिसको जो भी डाउट है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई डेफिनेटली will try to resolve your all the doubts. Thank you.